हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी की दुनिया चैनल। अगर आपको ये स्टोरी रिबॉर्न इन विलेनस बॉडी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चैप्टर 108 डॉक्टर एआर से मिलने की चाहत। अब तक आपने देखा कि कैसे हर्ष अव्यांशी को पनिशमेंट देता है कि उसे ग्राउंड के पूरे 10 चक्कर लगाना है और साथ में उसके दोस्तों को भी। आरवी और उसके दोस्त ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने लगते हैं। वही कॉलेज के प्राइवेट रूम से शिवाय शर्टलेस होकर बालकनी से नीचे ग्राउंड की ओर अपनी जुनूनी नजरों से आरवी को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ हर्ष कुछ दूरी पर खड़े होकर आरवी को देख रहा था, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था किसी को नहीं पता था। आगे ऋषभ जब बालकनी से नीचे ग्राउंड की ओर देखकर शिवाय की ओर मुड़ता है तो उसके कदम लड़खड़ा गए और वह पीछे की तरफ गिरने को हुआ, लेकिन उसने अपना बैलेंस संभाल लिया और डरते हुए शिवाय की तरफ देखा, जिसकी आंखें पूरी तरह खून की तरह लाल हो चुकी थी और उसके माथे का हरी नशे पूरी तरह से दिख रहा था, जिससे वह बहुत ज्यादा डर चुका था। लेकिन उसने अपने डर को दबाते हुए बोला, बिग बॉस, हमें चलना चाहिए वरना आज हम फिर डॉक्टर आर से नहीं मिल पाएंगे। उसके इतना बोलते ही शिवाय लंबे कदमों से आगे बढ़ा और अपने एक हाथ से ऋषभ के गर्दन को पकड़कर गुर्राते हुए बोला, हाउ डेयर टू कम माई रूम विदाउट माई परमिशन। वही ऋषभ को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि शिवाय अपने हाथ से बहुत मजबूती से उसके गर्दन को पकड़ा हुआ था, लेकिन वह उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसके कुछ भी करने से शिवाय का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता था। लेकिन इसलिए वह लड़खड़ाते हुए आवाज में बोला, बिग बॉस, मैंने गलती की है, उसकी सजा आप दे सकते हैं, लेकिन अगर हम डॉक्टर आर से नहीं मिले तो अम्यांश सर। इतना बोलते बोलते वह चुप हो गया। वही हमें अम्यांश का नाम सुनकर शिवाय एक झटके में ऋषभ का गला छोड़ देता है, जिससे ऋषभ खांसने लगा और खुद को शांत करने लगा। वही शिवाय का गुस्सा अभी पूरी तरह से नहीं उतरा था, इसलिए वह अपनी मुट्ठी को कस के तुरंत रेलिंग पर मारने लगता है, जिससे शिवाय के हाथों से खून बहने लगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अपने हाथ को रेलिंग पर मारते मारते कुछ सोच रहा था, लेकिन क्या किसी को नहीं पता था। वही जब ऋषभ शिवाय का यह रूप देखता है तो वह और ज्यादा डर जाता है, लेकिन वह खुद को पूरी तरह शांत करके फिर से बोला, बिग बॉस, हम लेट हो रहे हैं। उसके इतना बोलते ही शिवाय होश में आया और तुरंत ही बालकनी से निकलकर अपने रूम में जाकर अपने कपड़े को बदलता है और खुद के हुलिया को ठीक करके हाथों पर बैंडेज लगाकर उस रूम से निकल जाता है। वही ऋषभ भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन वह खुद से बोला, आज कैसे भी करके बिग बॉस को डॉक्टर आर मिल जाए। इधर आरवी और उसके दोस्त अभी भी ग्राउंड में चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अब वहां कुछ दूरी पर खड़ा हर्ष नहीं था, वह वहां से चला गया था। तभी सिया बोली, यार अनु, देखना आसपास कोई नहीं है, चल घर चल के रेस्ट करते हैं और बाद में हम बोल देंगे कि हमने पनिशमेंट पूरा कर लिया है, वैसे भी कोई देख नहीं रहा है। जिस पर आरुषि बोली, हाँ यार सिया, तू सही बोल रही है। तभी आरवी थोड़ी रूड होकर बोली, जो पनिशमेंट मिला है उसे पूरा करो, कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। उसके इतना बोलते ही वह दोनों चुप होकर आरवी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। लगभग 1 घंटे बाद आरुषि, सिया और अनय अपने पेट पकड़कर ग्राउंड पर बैठे हुए हाफ रहे थे, जिसे देख ऋषित बोला, यार तुम लोग क्या ड्रामा लगा रखे हो। तभी उसकी नजर आरवी पर गया, जो कि बिना कुछ बोले ग्राउंड से निकलते हुए कॉलेज से बाहर जा रही थी। उसे बिना कुछ बोले यहाँ से जाते देख ऋषित भी जल्दी जल्दी उसके पीछे पीछे जाने लगा। वही सिया, आरुषि और अन्य ने जब देखा कि आरवी और ऋषित चले गए हैं तो वह तीनों अपना मुंह बनाने लगे। तभी अनय बोला, आज तक हमने कभी आरवी को धोखा नहीं दिया है। जिस पर सिया उसे घूर कर देखती है तो अनय बोला, मेरा मतलब वह नहीं था। जिस पर सिया बोली, तो क्या था तेरा मतलब। तो अनय खिसियाई हंसी हंसते हुए बोला, हमने कभी भी अनु का साथ नहीं छोड़ा, चाहे क्लासरूम में पार्टी करने का प्लान हो या फिर प्रिंसिपल रूम में पनिशमेंट खाने की बात हो, लेकिन देख अनु हम तीनों को छोड़कर कॉलेज से बाहर चली गई, जिसे धोखा ही ना कहते हैं।
वही उसकी बात सुनकर सिया और आरुषि दोनों हंसने लगे, जिस पर अनय बोला, क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? लेकिन वह दोनों अपना पेट पकड़कर हंस रहे थे, लेकिन कुछ नहीं बोला, जिस पर अनय भी चिढ़ते हुए उठा और दौड़ते हुए कॉलेज से बाहर निकलकर जाने लगा। इधर आरवी कॉलेज के बाहर निकलकर कुछ दूरी पैदल चली, तभी वहां पर 10 रॉयल आकर लंबी कतार में खड़ी हो गई। तभी बीच वाली कार से मयंक निकला और जल्दी से पैसेंजर सीट का डोर खोल देता है, जिस पर आरवी बिना कुछ बोले जाकर कार में बैठ जाती है। वहीं मयंक ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और ऋषित जाकर बैक वाले सीट पर बैठ जाता है। तभी मयंक बोला, यह अनय कहाँ रह गया? जिस पर ऋषित बोला, उसके बारे में पूछो ही न, वो आरुषि और सिया के संगत में रह रहकर उसके जैसा ही बनते जा रहा है, ड्रामेबाज कहीं का। तभी उसे अनय की आवाज सुनाई दी, जो बोल रहा था कि अगर मैं ड्रामेबाज हूँ तो तुम ड्रामेबाज के बाप हो। वहीं उसकी बात सुनकर ऋषित कुछ बोलता उससे पहले ही उसे आरवी की आवाज सुनाई दी, एक लफ्ज और तुम तीनों को मैं कार से बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। उसके इतना बोलते ही वह तीनों भीगी बिल्ली की तरह चुप हो गए। तभी मयंक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, बॉस कहाँ जाना है? डॉन नंदिनी आपसे मिलना चाहती है, उन्हें कोई जरूरी काम है आपसे। जिस पर आरवी बोली, ठीक है चलो मिलते हैं डॉक्टर नंदिनी से। उसके इतना बोलते ही मयंक कार को होटल ब्लू हेवन की तरफ बढ़ा देता है, जहां पर डॉक्टर नंदिनी डॉक्टर यार का वेट कर रही थी। इम्पोर्टेंट नोट, हमारी स्टोरी बिजनेस रिबॉर्न फॉर रिवेंज खत्म होने जा रही है, इसलिए न्यू स्टोरी शुरू कर रहे हैं। उसका स्टोरी यह है, इंतकाम की हर हद पार करती एक बेखौफ लड़की की कहानी, जिसे ना कुछ खोने का खौफ है न कुछ पाने की इच्छा है, तो सिर्फ प्रतिशोध की ऐसी आग जिसने उसे पत्थर बना दिया है। आंखों में तपिश है और उनमें छुपे गहरे राज, खामोश लब, ना दिल में कोई जज्बात है न कहने को कोई अपना। आखिर क्या है उसकी कहानी? कहते हैं हालातों की मार से जख्म इंसान या तो टूट जाता है या मजबूत बन जाता है, वही आग की कुंड में खड़ा इंसान या तो जलकर राख हो जाता है या आग को खुद के अंदर समा लेता है। आखिर क्यों एक लड़की अपने सिर पर मौत का कफन बांधकर खुद को आग में झोंक रही है? क्या वजह है उसे बेखौफ बनकर इंतकाम की हद पार करने की? किसके वजूद का इंतकाम ले रही हैं वो? आखिर किसकी बर्बादी का साया बनकर एक नए सफर में कदम रख रही है? कहाँ तक ले जाएगी उसे यह इंतकाम की आग? क्या उसके पत्थर दिल के एक कोने में होगा किसी का नाम, या अकेले तय करनी पड़ेगी उसे यह पथरीली राह? क्या बुझा पाएगी बेखौफ होकर अपने सीने में जली इंतकाम की आग, जानने के लिए एक स्त्री के नए रूप को? और पढ़ते रहिए तपिश इंतकाम की। अगर आपको पसंद आ रही हो तो कमेंट करके बताएं। चैप्टर 109, हेवन इंटरनेशनल कंपनी मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी। 2 घंटे बाद लगभग 10 मर्सिडीज आकर एक होटल के सामने रुकी और ऋषभ जाकर बीच वाले मर्सिडीज का गेट खोला तो शिवाय एरोगेंट वे में कार से निकलता है। उसने ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक मास्क, हाथों में एक्सपेंसिव वॉच, पैरों में एक्सपेंसिव बूट्स पहने कोल्ड लुक लिए मर्सिडीज से निकला और सीधा होटल के गेट की ओर बढ़ा। वहीं बाकी मर्सिडीज से हर्ष निकलकर जल्दी जल्दी शिवाय के पीछे चलने लगे। तभी ओम एक नज़र होटल को देखकर उसका नाम पढ़ते हुए बोला, ब्लू हेवन होटल। और फिर तुरंत हर्ष से बोला, यार हर्ष, ब्लू हेवन होटल कहीं हेवन इंटरनेशनल कंपनी का ही तो नहीं है ना? जिस पर ऋषभ बोला, नहीं ऐसा नहीं है। जिस पर ओम बोला, क्यों नहीं हो सकता? क्या तुमने कभी ब्लू हेवन होटल के बॉस को देखा है? जिस पर ऋषभ बोला, हाँ भले ही नहीं देखा है इस होटल के बॉस को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह होटल हेवन कंपनी से जुड़ा होगा, क्योंकि हेवन कंपनी सबसे ज्यादा वेपन्स और रॉ मटेरियल का बिजनेस करती है और वेपन्स बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है, इसलिए तो ये कंपनी आज इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी है और साथ में इंडिया का टॉप 2 कंपनी। जिस पर हर्ष अपनी सोच में गुम बोला, ये कंपनी कुछ ज्यादा ही जल्दी टॉप 2 में नहीं आ गया। तभी ऋषभ को कुछ याद आया और उसके माथे पर बल बढ़ने लगा, जिसे देखकर हर्ष बोल, क्या हुआ?
जिस पर ऋषभ बोला हेवन इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से मेल आया है। जिस पर ओम बोला क्या था मेल में। जिस पर ऋषभ बोला हमने जो रूल और रेगुलेशन फॉलो करने का मेल भेजा था हेवन इंटरनेशनल कंपनी को उसी का रिप्लाई आया है। लेकिन यह सब बोलते बोलते उसे काफी पसीना आ रहा था, जैसे वह अंदर से बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, जिससे हर्ष ने बखूबी महसूस किया। इसलिए वह तुरंत बोल क्या था मेल का आंसर। जिस पर यह सब कुछ नहीं बोला और जल्दी जल्दी शिवाय के पीछे चलने लगा। वही उसको इतनी जल्दी जाते देख ओम बोला यार ये इतनी जल्दी क्यों भाग गया और इतना घबराया हुआ क्यों था, कहीं उसने बॉस को कुछ बताना भूल तो नहीं गया। और उस पर से मेरा जवाब भी नहीं दिया कि होटल ब्लू हेवन होटल और हेवन इंटरनेशनल कंपनी का कोई कनेक्शन है या फिर नहीं। जिस पर हर्ष बोला कुछ ज्यादा ही बोलते हो, चुपचाप चलो। उसके इतना बोलते ही ओम भी चुप हो गया। इधर शिवाय होटल के लिफ्ट में घुसकर 3rd फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। तभी ऋषभ भी जल्दी से घुस जाता है। उसके पीछे पीछे हर्ष और ओम भी। होटल के 3rd फ्लोर पर आते ही सबने इधर उधर देखा तो पाया कि इस फ्लोर पर सिर्फ 2 रूम है, एक शिवाय का पर्सनल रूम और दूसरा किसी को नहीं पता कि वह किसका पर्सनल रूम था। हाँ, लेकिन जिसका भी था वह जरूर कोई आम इंसान नहीं होगा, क्योंकि इस होटल में 1 घंटे गुजारने का कीमत लाखों में था और इस फ्लोर पर सिर्फ 2 ही रूम था, इसलिए इस फ्लोर का प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई था। और इस फ्लोर का रूम काफी ज्यादा बड़ा और बाकी फ्लोर से अच्छा था। लेकिन शिवाय के लिए ये बिल्कुल भी हाई नहीं था। वही शिवाय हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ आगे बढ़ा और एक कोने वाला रूम में चला गया। उसके सामने ही दूसरा रूम था। वही सारे लोग भी शिवाय के पीछे पीछे अंदर चले गए। वही अंदर कैप्टन लैपटॉप में कुछ कर रहा था, लेकिन जैसे ही ध्यान उसका शिवाय पड़ गया उसने तुरंत उठकर उसे ग्रीट किया। जिस पर शिवाय बोला व्हाट प्रोग्रेस। तो कैप्टन बोला बिग बॉस हम पिछले 5 घंटे से इस होटल के कंप्यूटर सीसीटीवी सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा था। वही यह बात सुनकर तीनों हैरान हो गए, सिर्फ शिवाय को छोड़कर। तभी हर्ष बोला आर यू मैड। क्या तुम्हें पता है हमारे कंपनी के हैकर टॉप हैकर में आते हैं, लेकिन तुम लोग सिर्फ इस होटल के सीसीटीवी सिस्टम को हैक नहीं कर पा रहे हो। किस काम के लिए इतने पैसे चार्ज करते हैं हमारे हैकर। वही उसकी बात सुनकर कैप्टन चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था कि हर्ष उसे इसलिए बोल रहा है कि क्योंकि वो एक होटल के सीसीटीवी सिस्टम को हैक नहीं कर पा रहा था। जी हाँ, कैप्टन शिवाय का बॉडीगार्ड के साथ साथ एक बड़ा हैकर भी था जो कि एसआर कारपोरेशन के लिए काम करता था। तभी ऋषभ शिवाय के फेस को देखता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे उसे पता हो कि यहाँ का सिक्योरिटी कंप्यूटर सिस्टम हैक करना उतना आसान नहीं होने वाला है। तभी ओम बोला क्या हैक कर पाए यहाँ के सीसीटीवी सिस्टम को। जिस पर कैप्टन बिना कुछ बोले हाँ मैं सर हिला दिया। लेकिन उसे आज लग रहा था कि वह एक अच्छा हैकर नहीं है, क्योंकि आज से पहले वह इतना कम टाइम कभी भी नहीं लगाता था किसी सीसीटीवी फुटेज को हैक करने में। चैप्टर 110 ब्लू हेवन होटल। आगे एसआर होटल से आज से पहले उसे आधा घंटा लगता था किसी भी सिस्टम को हैक करने के लिए, लेकिन आज पूरे 5 घंटा से सीसीटीवी फुटेज को हैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसे लग रहा था कि उसके बॉस उस पर गुस्सा होंगे। तभी उसके कानों में शिवाय की आवाज गई वेयर इज फुटेज। वही उसके मुंह से ये बात सुनकर कैप्टन हैरान हो गया, वहीं बाकी सब भी हैरान होकर शिवाय को देखने लगे। तभी शिवाय सीधा जाकर सोफे पर अपने हेड को टिकाकर आंख को बंद कर लिया। वही उसको कुछ बोलता न देखकर हर्ष चिढ़ गया और वह कुछ बोलता उससे पहले ही ऋषभ बोला हर्ष सर। जिस पर हर्ष उसे देखने लगा तो ऋषभ अपने बात को बढ़ाते हुए बोला सर आपको पता है ब्लू हेवन होटल इंडिया का टॉप मोस्ट सक्सेसफुल होटल है, क्योंकि यह होटल 3 महीने में ही वह मुकाम हासिल कर लिया जो कि बड़े बड़े लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाए। आज यह होटल हमारे एसआर होटल को टक्कर दे रहा है।
या फिर यूँ कहे कि ये होटल हमारे होटल से भी आगे निकल चुका है, क्योंकि आज जो हमारे होटल में आग लगा है, जिससे कस्टमर का विश्वास हमारे होटल से डगमगा गया है, जिसके कारण इस होटल का रैंक हमारे होटल से भी ऊपर जा रहा है। वहीं उसकी बात सुनकर हर्ष कुछ नहीं बोला तो ऋषभ फिर बोला, और आपको हमारे होटल का कंप्यूटर सिस्टम को तो पता ही होगा कि वह कितना स्ट्रांग है, क्योंकि अगर हम अपने सिस्टम को स्ट्रांग नहीं रखेंगे तो किसी भी इंसान का प्राइवेसी होटल से लीक हो सकता है। और जो भी इंसान हमारे होटल में रहता है वह कोई आम इंसान तो नहीं होता। अब यही बात आप ब्लू हेवन होटल की तरफ से देखिए। इस होटल में भी बड़े बड़े लोग रहते हैं, जिसके कारण ब्लू हेवन होटल का सिस्टम इतना स्ट्रांग होना कोई अजीब बात नहीं है। वहीं उसकी बात सुनकर हर्ष को अब पूरा माजरा समझ में आया कि क्यों शिवाय ने कैप्टन को 5 घंटे बाद सिस्टम हैक करने पर उसे कुछ नहीं बोला, इसलिए वह भी लंबे लंबे कदमों से कैप्टन के पास गया और अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, गुड जॉब कैप्टन। वहीं आज कैप्टन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके सेकंड बॉस के भी उसके काम को तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि हर्ष भी शिवाय की तरह खड़ूस था और उसके मुंह से तारीफ सुनकर ऋषभ गदगद हो गया। तभी कैप्टन को कुछ याद आया और वह जल्दी से कंप्यूटर सोफे के सामने टेबल पर रख देता है और फिर अपने सर को झुकाकर बोला, बिग बॉस, यह रहा इस पूरे होटल के हर कमरे के बाहर का सीसीटीवी फुटेज। क्योंकि कमरे के अंदर कोई सीसीटीवी नहीं लगा था, प्राइवेसी को ध्यान में रखकर। उसके इतना बोलते हैं शिवाय सीधा बैठ गया और वही हर्ष और ओम भी शिवाय के अगल बगल खड़े होकर लैपटॉप पर देखने लगे। वही लैपटॉप पर इस पूरे होटल में जितना भी कमरा था उसके बाहर का सीसीटीवी फुटेज चलने लगा, और इस फुटेज में किसी को भी वह खबर नहीं मिली जिसके लिए वह यहाँ इंतजार कर रहे थे। तभी हर्ष बोला, आधे घंटे पहले का सीसीटीवी फुटेज लगाओ। उसके इतना बोलते ही कैप्टन लैपटॉप में आधे घंटे पहले की सीसीटीवी फुटेज चला जाता है। वही उस फुटेज को देखकर हर्ष के आंखों में चमक आ गई और वह तुरंत शिवाय की ओर मुड़ता है, जो कि बिना कुछ बोले लैपटॉप को देख रहा था। तभी हर्ष बोला, शिवाय यह देख, डॉक्टर नंदिनी इस कमरे में जा रही है। तभी उसकी नज़र कमरे के नंबर पर गया जिस पर 106 लिखा हुआ था, इसलिए वह तुरंत ही बोला, ए रूम नंबर तो हमारे सामने वाले रूम का है, क्योंकि हमारे रूम का नंबर 105 है। तभी शिवाय बोला, अंदर कैमरा और माइक लगाओ। उसके इतना बोलते ही ऋषभ उस कमरे से निकल गया। तभी कैप्टन भी शिवाय को ग्रीट करके बोला, हम बाहर आपके सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। इतना बोलकर वह वहां से चला गया। अब उस कमरे में शिवाय, हर्ष और ओम बचे थे। तभी ओम शिवाय को देखते हुए बोला, यार मनाना पड़ेगा, तूने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस पूरे होटल के सीसीटीवी कैमरे को हैक करवा लिया। जिस पर शिवाय उसे घूर कर देखता है तो वह अपने कदमों को धीरे धीरे पीछे खिसका कर बोला, आज से 1 महीने पहले डॉक्टर या ने तेरा ऑपरेशन किया था जब तू मौत के मुंह में था, लेकिन उसने ऋषभ के दिए हुए चेक को फाड़ दिया था क्योंकि वो पैसा नहीं लेती। लेकिन तू अपने ही एटीट्यूड में डॉक्टर यार का पता लगा रहा है ताकि तू उसके साथ गलत कर कर अपने ईगो और एटीट्यूड को सेटिस्फाइड कर सके। और फिर वह तुरंत दौड़कर कमरे से बाहर भाग गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वह 1 सेकंड और कमरे में रुकता है तो आज पक्का उसका स्वर्गवास हो जाता।